दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 19 अप्रैल 2021 की प्रथम पारी पूछे गए 25 में से 21 एग्जैक्ट जीके के सवाल। जो भी सवाल होंगे एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं और यहाँ पर सवाल रहेंगे 100% रियल और ऑथेंटिक। तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ऑल सेफ्टी एक साथ मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन भी कैंडिडेट ने ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। सवाल कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपके एनटीपीसी के सारे एग्जाम्स हो गए, सीबीटी फर्स्ट हो है, सीबीटी सेकंड के मॉक टेस्ट है, ग्रुप डी हो गया। इसके अतिरिक्त जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम आपको एक ही पास के अंतर्गत मॉक टेस्ट दे सकते हो। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज के प्रथम पारी में पूछे गए जो टोटल 25 में से 21 जीके के सवाल हैं। आप लास्ट में कमेंट करके बताना आप इनमें से कितने करेक्ट कर सकते थे। यदि आज आपका एग्जाम था तो कितने यहाँ पर आपने अटेम्प्ट किए हैं। देखिएगा, लिंगन मक्खी डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो लिंगन मक्खी जो बांध है ये हो जाएगा आपके शरावती नदी पर स्थित है। और ये बांध है कहाँ पर, किस राज्य में है? तो लिंगन मक्खी जो डैम है वो कर्नाटक राज्य में है। एक सवाल पूछा गया था, कोल्हापुर किस नदी के किनारे है? कोल्हापुर हो जाएगा पंचगंगा नदी के किनारे। कोल्हापुर है वो किस राज्य का जिला है? तो महाराष्ट्र का जिला है कोल्हापुर, पंचगंगा नदी के किनारे है। देखिएगा अगला सवाल यहाँ पर पूछा गया है, लोसुंग फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो लोसुंग त्योहार है वो सिक्किम राज्य का है। आपको स्पेशली यदि ये पूछ लें कि लोसुंग त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, तो भूतिया जनजाति के द्वारा ये लोसुंग त्योहार है वो सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, जो कि सिक्किम का नववर्ष है लोसुंग। अगला सवाल देखिएगा, हर घर जल योजना कब शुरू की गई थी? हर घर जल योजना की बात करें तो 2019 के यूनियन बजट में इसकी घोषणा की गई थी, जिसमें लक्ष्य रखा गया था 2024 तक देश के सभी घरों में पाइपलाइन से साफ पानी पहुंचाना लक्ष्य था। और ये देश का आपको पूछ रहे हैं, देश का पहला हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो प्रथम राज्य है गोवा, जो कि 2024 तक हालांकि लक्ष्य है, लेकिन गोवा ने पहले ही प्राप्त कर दिया है, जो कि देश का प्रथम राज्य है हर घर जल का लक्ष्य प्राप्त करने वाला, गोवा हो जाएगा। देखिए ये जो हर घर जल योजना है ये जल जीवन मिशन के तहत शुरू की गई है और जल जीवन मिशन है इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 2019 को। देखिएगा अगला सवाल पूछा गया है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा बैडमिंटन खिलाड़ी निकिता खाकीमोव को सट्टेबाजी में शामिल होने के कारण 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। वो किस देश से है? यानी यहाँ पर आपको पूछा गया निकिता खाकीमोव जो बैडमिंटन खिलाड़ी वो किस देश से हैं जिनको सट्टेबाजी में लिप्त होने के कारण 5 वर्ष के लिए BWF के द्वारा बैन कर दिया गया है। तो ये रशिया की बैडमिंटन खिलाड़ी है निकिता खाकीमोव। देखिए बैन की बात आई तो एक और बैडमिंटन खिलाड़ी को 2 वर्ष के लिए बैन किया गया जिनका नाम है कैटे फू कूने। तो ये है मॉरिशस की, कहाँ की बैडमिंटन खिलाड़ी है? फू कूने है मॉरिशस की। नेक्स्ट में देखिएगा सवाल नंबर 6, न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश कितने हैं? न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी यहाँ पर बात हो रही है ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक की, जो कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का पहले नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। तो इजीली ब्रिक्स में जो भी सदस्य देश है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य हो जाएंगे। यानी 5 देश हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका हो जाएगा। हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। और स्थापना की बात करें तो जुलाई 2014 को हस्ताक्षर हुए थे संधि पर NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिगार्डिंग, और प्रभावी हुए हैं जुलाई 2015 से। और इसका प्रथम रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पर है? साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट में देखिएगा सवाल नंबर 7, स्वतंत्रता के बाद सुप्रीम कोर्ट कब अस्तित्व में आया था? तो 28 जनवरी 1950 को आया था। देखिए एनटीपीसी में एक सवाल पूछा गया था कि वर्तमान भवन के निर्माण से पहले सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पर स्थापित था? तो वर्तमान भवन ने उसके निर्माण से पहले जो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय था वो संसद भवन में स्थापित था, और न्यायालय जो 1958 में वर्तमान भवन में चला आया था। तो संसद भवन में था पहले, वर्तमान भवन से पहले। और ये दोस्तों बात कर रहा हूँ मैं स्वतंत्रता के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है इसका नाम है सुप्रीम कोर्ट। और स्वतंत्रता से पहले था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर
37 को। अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो कौन से नंबर के 47वें, नाम है शरद अरविंद बोबडे। देखिएगा अगला सवाल, भारत का प्रथम हाई कोर्ट है जिसका नाम है कलकत्ता हाई कोर्ट। एग्जाम में ये पूछ ले क्योंकि एनटीपीसी में आया था भारत का पहला हाई कोर्ट कौन सा है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 जुलाई 1862 को हुई थी। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना 1862 को हुई थी। आपको यदि ये पूछ ले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ जो फोर्ट विलियम का सुप्रीम कोर्ट था कोलकाता में, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेशन एट फोर्ट विलियम जो कोलकाता में था, इसकी स्थापना हुई थी 1774 में। इन दोनों में से एक सवाल एक्चुअली पूछा गया, थोड़ा सा डाउट है, आप कमेंट करके बताना कौन सा था यहाँ पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिक्चर एट फोर्ट विलियम जो कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट हुआ था वो 1774 में हुआ था, हाई कोर्ट हुआ था 1862 में, और जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ये पहला हुआ था स्थापित। नेक्स्ट में देखिएगा, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्रकाशित तथा अवरक्त खगोल भौतिकी हेतु विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला यानी म्यूजियम स्थित है, तो भारतीय खगोलीय वेधशाला है जो कि कहाँ पर आपको पूछा था किस यूटी में है, तो ये लद्दाख में है, दक्षिण पूर्वी लद्दाख में लेह के निकट हानले में स्थित है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला है खगोल भौतिकी हेतु, और ये 2001 में स्थापित की गई है। इसको ऑपरेट कर रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है जो बेंगलोर में है। नेक्स्ट वन देखिएगा, सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे दिया गया है, यानी एक्चुअल में यहाँ पर पूछा गया आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है। जो आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड चुना जाता है उसको अवार्ड मिलता है सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड है, तो ये विराट कोहली है जो आपको पता ही होगा, बहुत बार बता चुका हूँ डिकेड के अवार्ड में। इसी प्रकार फीमेल की बात करें तो आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड को जो अवार्ड दिया जाता है जिनका ये नाम है एलिसा पेरी को मिला है, अवार्ड का नाम है रेचल हेयुई फ्लिंट अवार्ड। तो फीमेल के केस में एलिसा पेरी हो जाएगा, मेल के केस में जो अवार्ड दिया जाता है जो सर गारफील्ड सॉबर्स अवार्ड विराट कोहली को दिया गया था। बाकी डिकेड के अवार्ड एक बार फिर बता देता हूं जो 2020 में दिए गए हैं, स्टीव स्मिथ को दिया गया है आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर है विराट कोहली है, आईसीसी विमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिसा पेरी है, टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है राशिद खान है, टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड विमेन की बात करें तो एलिसा पेरी है, मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है काइल कोडजर है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर आईसीसी वुमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड कौन हो जाएगी, कैथरीन ब्रेश है। एमएस धोनी है आईसीसी स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का, एमएस धोनी को दिया गया था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पूछा गया है सवाल नंबर 11, दिसंबर 2020 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया था, तो इंटरनेशनल जो गीत महोत्सव है वो दिसंबर 2020 में कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत किसे नियुक्त किया है, तो क्षेत्रीय राजदूत की बात करें, एम्बेसडर की बात करें, जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के लिए संयुक्त राष्ट्र ने नियुक्त किया है, उनका नाम है खुशी चिंदलिया। एनटीपीसी में सवाल पूछा गया था सेम, तो गुजरात की सूरत की रहने वाली मात्र 17 वर्ष की उम्र में खुशी चिंदलिया को संयुक्त राष्ट्र ने भारत के लिए यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत यानी एम्बेसडर नियुक्त करके ये ग्रीन एम्बेसडर की उपाधि दी थी। बाकी आपको पूछ लें यूएनईपी की भारतीय गुडविल सद्भावना दूत पूछ लें, ये तो सिर्फ एम्बेसडर हैं, और गुडविल एम्बेसडर पूछ ले तो दिया मिर्जा है जिनका कार्यकाल है अभी बढ़ा दिया गया है 2020 में 2022 कर दिया गया है, इनका कार्यकाल है, ये 2022 तक गुडविल एम्बेसडर रहेगी भारत की यूएनईपी की, जिनका नाम है दिया मिर्जा। अब देखिए यूएनईपी की बात आई तो आपको एक फैक्ट और पता होना चाहिए करंट अफेयर्स का कि फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरस ने लिगिया नोरोना, जो भारतीय अर्थशास्त्री हैं लिगिया नोरोना, इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय की सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। एग्जैक्ट सवाल एनटीपीसी में पूछा गया था इसलिए मैं यहाँ पर सम्मिलित कर रहा हूँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। लिगिया नोरा है, इनको न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है यूएनईपी के। अगला सवाल देखिएगा, जो ट्रेकोमा रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है, तो ट्रेकोमा है आंख का रोग है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया का नाम है कैलेमाइडिया ट्रेकोमेटिस के संक्रमण के कारण ट्रेकोमा रोग हो जाता है। देखिए ट्रेकोमा भी नेत्र से संबंधित है, नेत्र से संबंधित एक और रोग है ग्लूकोमा, तो ये ग्लूकोमा भी नेत्र से संबंधित बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, किस शासक ने सबसे पहले अपने प्रजा एवं अधिकारियों के बारे में शिलालेख लिखवाए थे। सेम सवाल एनटीपीसी में आया था, तो आज एनटीपीसी बहुत से सवाल रिपीट हुए हैं, आप पीडीएफ फाइल देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की, जो कि सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ फाइल के लिए अलग से चैनल है, वो ज्वाइन कर लेना आप। किस शासक ने सबसे पहले अपने राजा एवं
प्रमुख अधिकारियों के बारे में शिलालेख खुदवाए थे तो मौर्य शासक अशोक हो जाएगा। अशोक वह पहला शासक है जिसने शिलालेखों के माध्यम से लोगों तक अपनी बात या संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख है वो प्राकृत में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। आपको यदि ये पूछ ले कि सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरुश लिपियों को पढ़ने में सफलता किसने हासिल की थी, तो ये एनटीपीसी में सेम सवाल आया था, जेम्स प्रिंसेप ने की थी। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है ग्लोबल वैक्सीन एलियंस जो गावी है उसका बोर्ड में भारतीय सदस्य को नामित किया गया है, तो इन भारतीय सदस्य का नाम क्या है? तो गावी का मतलब ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन है, 2000 में स्थापित, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो गावी में भारतीय सदस्य जो नामित हुए, नॉमिनेट हुए हैं, इनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि इंडियाज हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है ये ग्लोबल वैक्सीन के रिगार्डिंग। अगला सवाल देखिएगा, केरल में आधारित स्टार्टअप जिसका नाम है M3 ऐप, M3 ऐप ने किसको 2020 में अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ये M3 ऐप है, इन्होंने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। एंट्री एक प्रकार का लोकल लैंग्वेज लर्निंग ऐप है जो कि जॉब हेतु है, और ये ऐप है 2020 में तो रॉबिन उथप्पा को, अभी 2021 में एंट्री ऐप के द्वारा जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है उनका नाम है सन्मुख जसवंत। नेक्स्ट वन देखिएगा, भारत में सबसे अधिक डायमंड का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक और एकमात्र जो डायमंड का उत्पादन वो मध्य प्रदेश में होता है। और आपको पूछ ले डायमंड सिटी ऑफ इंडिया है, तो डायमंड सिटी है वो सूरत है गुजरात में। नेक्स्ट वन देखेंगे यहाँ पर, आस्की की फुल फॉर्म पूछी है, इजी सवाल हो जाएगा। फुल फॉर्म जो भी एनटीपीसी में 100 प्लस फुल फॉर्म का मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसी से बाहर सवाल आपके नहीं आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो सवाल पूछे गए थे जरूर देख लेना। आस्क यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज हो जाएगा। और एनटीपीसी में आस्क की है तो इससे मिलता जुलता एक और फुल फॉर्म पूछी गई थी, ISCII मतलब इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट वन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण किस राज्य में खेला जाएगा? चौथा संस्करण यानी बात हो रही 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो होने वाले हैं हरियाणा में। और पहला संस्करण यानी 2018 में हुआ था दिल्ली में, फिर दूसरा संस्करण 2019 में पुणे महाराष्ट्र में, तीसरा हुआ था 2020 में गुवाहाटी असम में, जिसमें प्रथम रैंक महाराष्ट्र की, सेकंड हरियाणा, थर्ड दिल्ली की रही। आपकी बात चौथा एडिशन होने वाला है हरियाणा में। अगला सवाल देखिएगा, अंतिम सवाल, कौन से रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर का उपयोग दूर की वस्तुओं के तापमान को मापने के लिए किया जाता है? तो दूर की रिमोट के माध्यम से दूर की वस्तु है उसके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसका नाम है पायरोमीटर, हिंदी में इसका नाम है उत्ताप मापी, तो पायरोमीटर करेक्ट हो जाएगा। एक आपके रीजनिंग से सवाल था, फ्रांस की जो करेंसी है मुद्रा यूरो है, तो म्यांमार की क्या है? तो म्यांमार की जो करेंसी वो है क्यात। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये टोटल 20 सवाल हैं, एक ये रीजनिंग का पूछा गया है, बाकी 25 जीके के सवाल थे, जो 5 सवाल किसी भी कैंडिडेट को अलग से ये इनके अतिरिक्त जो भी सवाल याद है, जो 5 सवाल पूछे गए हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं पीडीएफ फाइल में उनको इंक्लूड कर दूंगा। मिलते हैं सेकंड और थर्ड शिफ्ट की वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।